हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ आवर PYQ सीरीज़। सो आज हम कर रहे हैं पॉलिटी के क्वेश्चंस और पॉलिटी फुल स्विंग पे है। आज या कल में ख़त्म हो जाएगी, आई कैन प्रॉमिस दैट। और आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, यानी कि जो अपना 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था, म्यूनसिपालिटीज़, लोकल गवर्नमेंट, उसके कुछ प्रिंसिपल्स। उसके बाद हम स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे और रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में पढ़ेंगे, उसमें डिस्क्वालिफिकेशंस क्या होते हैं। इस तरह से देखो, मेरा एक ही सिंपल फंडा रहा है आज तक क्वेश्चन करने का या सिलेबस को कवर करने का, कि मैं क्वेश्चंस उठाता हूँ, उसके रिलेटेड आसपास जो चीज़ें होती हैं वो पढ़ता हूँ, उसको नोट्स में ऐड करता हूँ और तब मुझे जाके थोड़ा संतुष्टि फील होती है। उसके बाद अगर आप में हिम्मत बची तो फिर पढ़ो, खूब पढ़ो, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, बट स्टार्टिंग पॉइंट आपका यही होना चाहिए कि आपने क्वेश्चन देखा, उसके ऑप्शंस देखे, उससे रिलेटेड चीज़ें देखी, उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व किए और उसके बाद उसको नोट्स में ऐड किया। ये आपका एक बेसिक बेयर मिनिमम है जो एज ए यूपीएससी एस्पिरेंट आपको करना ही करना है, ठीक है। तो हम पॉलिटी का क्वेश्चंस करने वाले हैं और आधा घंटा 40 मिनट की वीडियो होगी, ध्यान से देखना, ठीक है। अपने इस पूरे सीरीज़ का उद्देश्य है +40 मार्क्स और वो दिन आने वाला है। एंड आई कांट बिलीव कि मैं 50 से 60 वीडियो बना चुका हूँ सेम ऑन पॉलिटी एंड सॉरी नॉट पॉलिटी बट ऑन द PYQs एंड जस्ट PYQ, नथिंग एल्स। सो या इट्स बीन क्वाइट गुड जर्नी। चलो कभी बाद में बात करेंगे इसके बारे में। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। PRI, म्यूनसिपालिटीज़, लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। तो लोकल गवर्नमेंट का जो एक बेसिक प्रिंसिपल आपको जानना चाहिए वो ये है कि लोकल गवर्नमेंट वॉज ब्रॉट बिकॉज ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन। वी वॉन्टेड टू गिव पीपल पावर टू डेवलप देम सेल्व्स, है ना। उनको प्लानिंग की पावर उनके पास खुद दो, उनको फाइनेंसिस की पावर खुद दो। सो इस चीज़ को इन्फोर्स करने के लिए, इस चीज़ को मटेरियलाइज करने के लिए जो गांधी जी का विज़न था, है ना, स्वराज, ग्राम स्वराज बनाना, उसको हमने करने के लिए जो 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया था वो हमारे लोकल इंस्टीट्यूशन को और कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। देखो, जो पंचायती राज है, म्यूनसिपालिटीज़ है, ये हर स्टेट का अपना अलग अलग मैनेज करने के प्रोविजंस हैं, बट जो यूपीएससी के प्रीलिम्स में मेनली क्वेश्चंस आते हैं दे ओनली कम फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, कि मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में क्या दिया गया है कि ये मैंडेटरी है या आपको करना ही है, उससे आता है। जो स्टेट स्पेसिफिक चीज़ें हैं, जैसे कि पावर का डिवोल्यूशन, कहीं कहीं सारे पावर 29 के 29 दे दिए गए हैं पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, कहीं कहीं बहुत कम दिए गए हैं, कहीं कहीं मिडिल में है। तो उस तरह की चीज़ें यूपीएससी नहीं पूछेगी। वो जब भी आपसे पूछेगी वो आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं पंचायती राज में, वो चीज़ें आपसे पूछी जाएगी या म्यूनसिपालिटीज़ में, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे बेसिक फंडामेंटल यूपी PCS टाइप का क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पंचायती राज वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन 1959, ऑपरेट्स एट, है ना, जो 1959 में जो बलवंत राय मेहता कमेटी जो 1957 में फर्स्ट टाइम बनी थी कि पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आप एनालाइज करो, किस तरह का प्रोविजंस, किस तरह का स्ट्रक्चर होना चाहिए। तो उन्होंने 3 टियर गवर्नमेंट का रिकमेंडेशन दिया था। देखो, बलवंत राय मेहता कमेटी जो है वो इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ लेनी चाहिए। चलो चलते अपने प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स में, वहाँ पे मैं थोड़ा सा करा दूंगा आपको, बट बाकी का जो मेन चीज़ें हैं वो आपको करनी, जैसे बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद भी और चीज़ें आई थी, वो थोड़ा सा आप देख लेना बेसिक्स में, ठीक है। तो इन्होंने 3 टियर गवर्नमेंट का सजेशन दिया था कि जो विलेज लेवल पे बनेगा, ब्लॉक लेवल पे बनेगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे बनेगा। जो विलेज लेवल पे होगा वो डायरेक्ट इलेक्शंस के थ्रू बनेगी, है ना, उसको विलेज पंचायत या पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत एट ब्लॉक लेवल एंड पंचायत एट डिस्ट्रिक्ट लेवल। और जो ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट पे होगी वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होगी। जो DC होगा, जो कि आप लोग बनोगे आफ्टर क्रैकिंग द प्रीलिम्स, नॉट नॉट जस्ट प्रीलिम्स बट आफ्टर क्रैकिंग द यूपीएससी, तो DC को जिला परिषद का चेयरमैन बना दिया जाए। और इन्होंने ये भी बोला था कि जो पावर का ट्रांसफ़र हो वो रियल पावर ट्रांसफ़र करो, है ना। ऐसा नहीं कि आपने बस प्रोविज़न में लिख दिया कि हाँ हम ये पावर ट्रांसफ़र कर रहे हैं, बट एक्चुअल में आपने ग्राउंड पे नहीं किया। सो ये 3 मेजर चीज़ें थी। इस बलवंत राय मेहता कमेटी के बाद और भी कमिटीज़ आई, उनके अलग अलग रिकमेंडेशन आए। किसी ने 2 टियर गवर्नमेंट बताया, किसी ने फिर 3 टियर गवर्नमेंट विद डिफरेंट स्ट्रक्चर बताया। फिर बाद में जब 73rd और 74th अमेंडमेंट एक्ट आया, उसने जो प्रोविजंस एक्सेप्ट किए वो हमारे लिए ज़्यादा ज़रूरी बनता है इंस्टेड ऑफ दीज वेरियस रैंडम कमिटीज़। बट ये आया था तो मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया, ठीक है। चलो, और एक चीज़ और आई थी कि जो जब अपना पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस
का प्रोविज़न आया 73rd अमेंडमेंट एक्ट में, तो उसमें ये भी लिखा है कि जो ये प्रोविजंस हैं ये अपने देश के कुछ स्टेट्स में नहीं लगेंगे, जैसे कि नागालैंड, मेघालय, मिजोरम, ये 3 स्टेट हैं, है ना, इनमें पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस अप्लाई नहीं होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। 1959 में सबसे पहले जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन जहाँ इस्टेब्लिश हुआ था वो राजस्थान में हुआ था, तो ये तो सबको याद रहेगा। सेकेंड में जो हुआ था वो आंध्र प्रदेश में हुआ था, ठीक है, तो ये आपको याद रखना। अब देखो इसमें जो जो चीज़ें मैंने ऐड करी है ना, तो 1979 से जो क्वेश्चन चलते आ रहे थे वो ऐसे थे, वन लाइनर की, स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम बताओ, फर्स्ट टाइम कहाँ पे गया, तो वो क्वेश्चन ऐड करने के बजाय मैंने सीधा इन्फॉर्मेशन ही ऐड कर दिया है, सो दैट आप उसका बेनिफिट ले सको, ठीक है। तो स्टेट इलेक्शन कमीशन का रोल क्या है, ये अपना इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करता है। अच्छा, जो स्टेट इलेक्शन कमीशन का इलेक्टोरल रोल होता है और जो अपने नॉर्मल इलेक्शन कमीशन मतलब जो लोकसभा और विधानसभा के इलेक्शंस देखती है, उनके इलेक्टोरल रोल अलग अलग होते हैं, ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। मैंने एक टेस्ट में ये गलती की थी तो इसलिए मुझे याद है, ठीक है। दे आर एंटाइटल्ड टू कंडक्ट ऑल द इलेक्शंस एट लोकल लेवल। जो अपना इलेक्शन कमीशन होता है वो कौन कौन से इलेक्शन कराता है, प्रेसिडेंट का, वाइस प्रेसिडेंट का, लोकसभा का इलेक्शन और अपना जनरल इलेक्शन जो कि आप पार्लियामेंट का इलेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें वो इलेक्शन कमीशन का काम है, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में जो रिलेटेड प्रोविजंस दिए हुए हैं, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से अपना पंचायती राज इंस्टीट्यूशन आया था। 1/3 फॉर वुमेन रिजर्व है एट ऑल लेवल, है ना। 6 मंथ से ज़्यादा इसमें, जैसे कि अगर कोई पंचायती राज है, अगर आपने इसको ऑर्गेनाइज किया और किसी वजह से वो डिसॉल्व हो गई, तो 6 मंथ के भीतर आपको री इलेक्शन करवाना है। और जो री इलेक्शन करके वापस जो पंचायत बनेगी वो ये नहीं कि फिर अगले 5 साल चलेगी, ऐसा नहीं होगा। वो जो रिमेनिंग टर्म था अपने पिछली पंचायती राज का, उतने टर्म के लिए ही वो कंटिन्यू करेगी। तो ये 2 चीज़ बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। अब देखो, मिनिमम एज है 21 अगर आपको किसी भी लोकल इलेक्शन में इलेक्शन लड़ना है तो। बट जैसे कि आपको MP बनना है तो 25 है, अगर राज्यसभा से बनना है तो 35 है ना, 35 है कि 30 है, चलो मैं देख के बताता हूँ, अभी अचानक से ही कन्फ्यूज हो गया, ठीक है। सो इसके लिए मिनिमम एज है 21, ठीक है। और जो ग्राम सभा का कॉम्पोजिशन होता है उसमें 18 से ऊपर जितने भी है ना, वो सब ग्राम सभा में आते हैं, उसको अपना क्या बोला जाता है, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। तो पार्ट 9 ऐड हुआ था इसके थ्रू। 243 से लेकर 243O तक में ये सारे प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब इसी में स्टेट फाइनेंस कमीशन के गठन की भी बात हुई है, ठीक है। 243I में दिया हुआ स्टेट फाइनेंस कमीशन, जो कि गवर्नर को रिपोर्ट करता है और फिर गवर्नर वो चीज़ स्टेट लेजिस्लेचर को बताता है। तो स्टेट फाइनेंस कमीशन का काम क्या क्या है, एड ग्रांटिनेट्स देना लोकल गवर्नमेंट को, पैसे का डिवोल्यूशन करना, ठीक है, रिकमेंड करना कि इनके फाइनेंसेस किस तरह से होने चाहिए वगैरह वगैरह, मतलब फाइनेंस रिलेटेड सारी चीज़ें जो लोकल लेवल पे होती है वो अपना स्टेट फाइनेंस कमीशन करता है, ठीक है। तो ये चीज़ हमें याद रखनी है। फिर म्यूनसिपालिटी के लिए 74th अमेंडमेंट एक्ट से आया था, पार्ट 9A में एडेड है, ठीक है। और 3 टाइप की म्यूनसिपालिटीज़ कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए बोला गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। पहला नगर पंचायत, उसके बाद म्यूनसिपल काउंसिल, उसके बाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। म्यूनसिपल कॉरपोरेशन जो होगा वो लार्ज अर्बन एरिया के लिए, काउंसिल जो होगा वो स्मॉलर अर्बन एरिया के लिए, नगर पंचायत हैं जो कि ट्रांजिशनल फेज में, मतलब जो अभी रूरल थे अब वो अर्बन में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, इस तरह से, ठीक है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी भी कॉन्स्टिट्यूट करने के लिए प्रोविजंस दिए हुए हैं, ठीक है। अब ये थोड़ा सा बेसिक हो गया, अब हम सीधा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं 2016। अब देखो 2016 से मैंने सीधा क्वेश्चन पिक किया क्योंकि 1979 से जो 2015, 13, 14 तक के क्वेश्चन थे उसमें ऐसे कुछ खास दम नहीं था कि मैं आपको बता सकूं। इन सारे इन्फॉर्मेशन से जो मैंने आधा पेज में लिखा हुआ है इससे आप क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाओगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। 2016 का क्वेश्चन क्या था, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। क्या बोल रहा है इसमें, सॉरी, द मिनिमम एज प्रिस्क्राइब्ड फॉर एनी पर्सन टू बी मेंबर ऑफ पंचायत इज 25 ईयर। तो ये गलत हो गया, अभी हमने पढ़ा है ऊपर, इट वॉज 21 ईयर, ठीक है। अब पंचायत रिकॉन्स्टिट्यूटेड आफ्टर प्री मेच्योर डिसोल्यूशन कंटिन्यूज ओनली फॉर द रिमाइंडर पीरियड, ठीक है। ये सही था कि अगर कोई डिसोल्यूशन हो गया और आपने पंचायत को रिकॉन्स्टिट्यूट किया, सो जो रिमेनिंग है मतलब 5 साल में से जो बचा हुआ है बस उतने तक के लिए वो न्यूली इलेक्टेड पंचायत चलेगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था। 2015 में क्वेश्चन आया नेक्स्ट, क्या बोल रहा है, द फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव ऑफ पंचायती राज सिस्टम इज टू इंश्योर विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव के बारे में पूछ रहा है, ठीक है। चलो यही क्वेश्चन से ही निकाल लेंगे।
कह रहे पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट, ठीक है ना, डेवलपमेंट में लोगों का पार्टिसिपेशन होगा। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी, पता नहीं, मतलब अभी मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, ठीक है। डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ये हमने पढ़ा है कि जब मतलब आप में पावर को डिसेंट्रलाइज करना है, ऐसा नहीं कि सिर्फ सेंटर से सारा प्लान बनता हुआ आ रहा है और हम लोग बस फॉलो कर रहे हैं ना, प्लान जो है नीचे से बनना चाहिए, ग्राम सभा के उससे बनना चाहिए। सो 3 भी हो जाएगा, है ना, ये डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो गया। उसके बाद क्या है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन। फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, ठीक है, फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन क्या हो सकता है कि वेरियस लेवल से फाइनेंस मोबिलाइज करना। तो ग्राम सभा के पास आज सच इतने टैक्सेशन पावर नहीं है कि दे कैन कंट्रीब्यूट इन द फाइनेंशियल मोबिलाइजेशन, सो दिस विल नॉट बी द करेक्ट ऑप्शन। सो 1 और 3 ही लग रहे हैं, सो लेट्स गो विद द सी ऑप्शन, ठीक है। पॉलिटिकल अकाउंटेबिलिटी भी नहीं है, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी की बात हो रही है, अकाउंटेबिलिटी वगैरह की बात इसमें नहीं हो रही, ठीक है। सो डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन और पीपल्स पार्टिसिपेशन इन डेवलपमेंट वॉज द मेन रीजन बिहाइंड ब्रिंगिंग पंचायती राज सिस्टम। चलो ये क्वेश्चन अब देखो 2015 से फ्लो होते हुए पता नहीं कितनी बार ये 2024 तक आपका पीछा करेगा, बट देखते रहो। द कॉन्स्टिट्यूशन 73rd अमेंडमेंट एक्ट विच एम्स एट प्रमोटिंग द पंचायती राज कंट्री प्रोवाइड्स विच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है। पूछता है क्या क्या इसमें है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डायरेक्ट प्लानिंग कमिटीज, ये देखो गलत है, कीवर्ड के साथ आपको प्ले करने की कोशिश कर, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है, डायरेक्ट प्लानिंग तो ऐसा कुछ मेंशन नहीं है, ठीक है। तो ये फिर कट ही गया, अगर आप इसको काट दोगे तो आपका सीधा ही आंसर आ जाएगा 2 और 3। बाकी देख लेते हैं क्या कह रहा है। स्टेट इलेक्शन कमीशन, हाँ बिल्कुल सही है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है, ये 2 चीज़ें हैं अपने में। चलो, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट कैन बी बेस्ट एक्सप्लेन एज एन एक्सरसाइज ऑफ डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक है। दिस इज द बेस्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। फेडरलिज्म नहीं है इसमें, कोई पावर का डिवोल्यूशन नहीं हो रहा है सेंटर स्टेट के बीच में। एडमिनिस्ट्रेटिव डेलीगेशंस भी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि आप एडमिनिस्ट्रेशन को डेलीगेट कर रहे हो पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में, नहीं, ये हो रहा है डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है कि पावर जो है टू डेवलप देमसेल्व्स, टू गवर्न देमसेल्व शुड बी विद द पीपल, है ना, एट वेरी ग्रास रूट लेवल, ठीक। चलो 2012 में क्वेश्चन आया, इन द एरियाज कवर्ड अंडर पेसा। देखो पेसा के बारे में आया, पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बेसिक्स पढ़ा देता हूँ। देखो क्या है पंचायती एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन के डायरेक्ट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस थे, दे वर नॉट एप्लीकेबल टू सो मेनी प्लेसेस, तो उसके लिए पार्लियामेंट ने पेसा एक्ट लिया है, ठीक है। इन्होंने लाया इसके लिए 5th शेड्यूल एरियाज के लिए, ठीक है। इसमें क्या क्या होता है कि जो ग्राम सभा है ना उसको थोड़ा ज़्यादा ही पावर दी जाती है, जैसे कि जो नॉर्मल पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस होंगे उनसे कहीं ज़्यादा पावर जो पेसा के अंदर पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस बनेंगे उनके पास होगी, तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। तो अब इनमें क्या क्या होता है, जैसे कि माइनर मिनरल्स हो गए वहाँ पे, है ना, माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस हो गए, जैसे कि पेसा में 5th शेड्यूल क्या है, ट्राइबल एरियाज़ के लिए बेसिकली, ठीक है। तो शेड्यूल एरियाज़ के लिए मतलब बेसिकली, तो उसमें जैसे लैंड सेल हो गया, आप किसी को लैंड ट्रांसफ़र कर रहे हो, तो ऐसा ऐसा तो नहीं कि वहाँ पे कुछ बैड प्रैक्टिसेस चल रही हैं, तो इन सब में ग्राम सभा का अप्रूवल जो है वो बहुत रिक्वायर्ड हो जाता है, ठीक है। जैसे वहाँ पे लिकर सेल करना है आपको, कोई गेम ऑर्गेनाइज करना है, या फिर उनके जो कस्टमरी प्रैक्टिस है उनसे रिलेटेड कुछ भी चेंजेस करने हैं, या आपको उनकी लैंड खरीदनी है, लैंड ट्रांसफ़र करना है, कुछ भी है तो उससे रिलेट मतलब वो भी जो भी अप्रूवल्स आएंगे वो ग्राम सभा के लेवल से आएंगे, इसलिए ग्राम सभा बिकम्स टू पावरफुल इन द पेसा एरियाज, ठीक है। चलो तो इसको इतना इतना बेसिकली आपको इतना जानना है, काम हो जाएगा, इससे ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ग्राम सभा हैज़ द पावर टू प्रिवेंट एलिनेशन ऑफ द लैंड इन द शेड्यूल एरियाज, बिल्कुल, है ना। ऐसा नहीं कि आपका लैंड आपने किसी को बेच दिया और अपने ही देश से आप मतलब अपने ही जगह से आप एलियनेट हो गए, ठीक। ग्राम सभा हैज़ द ओनरशिप ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, अभी हमने पढ़ा। रिकमेंडेशन ऑफ द ग्राम सभा इज रिक्वायर्ड फॉर ग्रांटिंग प्रोस्पेक्टिंग लाइसेंस फॉर माइनिंग लीज फॉर एनी मिनरल। देखो यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे सिर्फ माइनर मिनरल का ही इनके पास अधिकार है। अब देखो थोड़ा सा ये भी है कि सेंटर स्ट्रॉन्गर देन स्टेट तो हमेशा होता ही है। अब हमारे मिनरल सिक्योरिटी के लिए, कंट्री के डेवलपमेंट के लिए सारे मिनरल का अधिकार हम ग्राम सभा को नहीं दे सकते, ठीक है। सो इसलिए जो माइनर मिनरल्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय ग्राम सभा, बट जो मेजर मिनरल्स हैं दे आर नॉट कंट्रोल्ड बाय ग्राम सभा, तो उसके लिए दे कैन बी लाइक बिना उनके रिक्वायरमेंट के भी गवर्नमेंट कैन एक्वायर द लैंड, ठीक है। सो 1 and 2 विल बी द करेक्ट ऑप्शन, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है, ठीक। चलो पेसा पे फिर एक क्वेश्चन आया, द गवर्नमेंट इनेक्टेड पंचायती एक्सटेंशन इन 1996
विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट आइडेंटिफाइड एज इट्स ऑब्जेक्टिव? टू प्रोवाइड सेल्फ गवर्नमेंट, हाँ ये भी है. टू रिकग्नाइज ट्रेडिशनल राइट्स, बिल्कुल. टू क्रिएट ऑटोनमस रीजनल ट्राइबल एरियाज, टू फ्री ट्राइबल, हाँ देखो एक्सप्लोइटेशन से बचाने के लिए मतलब लैंड एलिनेशन वगैरह का है. अब ये इसने बता दिया ऑटोनमस रीजन इन ट्राइबल एरिया. ये जो ऑटोनमस रीजन वगैरह की बात करी ना, कर रहा है जैसे कि, तो क्या होता है कि 5th और 6th शेड्यूल में हमारे वो ऑटोनमस डेवलपमेंट काउंसिल और ऑटोनमस ट्राइबल काउंसिल या ट्राइब जो 5th शेड्यूल में बनते हैं वो ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल बनते हैं. जो 6th शेड्यूल में बनते हैं वो ऑटोनमस ट्राइबल काउंसिल बनते हैं. इस तरह से मतलब ऑटोनमस कुछ कीवर्ड होता है, मे बी आई एम फॉरगेटिंग. तो 5th शेड्यूल के लिए ट्राइबरी एडवाइजरी काउंसिल और 6th शेड्यूल के लिए ऑटोनमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल, एडीसीज बोलते हैं उनको. ठीक है. सो उनके पास भी बहुत सारी पावर होती है कि जो एडीसीज होगा उनमें जो स्टेट लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट के लॉ हैं वो डायरेक्ट नहीं लगेंगे. दे कैन बी मॉडिफाइड विद द गवर्नर एंड प्रेसिडेंट. इस तरह के अलग अलग चीज़ें हैं. 5th 6th शेड्यूल जो है वो काफ़ी न्यूज़ में है. सो मेक श्योर आप उसका जो बेसिक्स है वो पढ़ के जाना प्लीज़, बहुत इंपॉर्टेंट है ये. ठीक है. तो टू क्रिएट ऑटोनमस रीजनल ट्राइबल काउंसिल इज नॉट वन ऑफ द क्या बोला है, विच वन नॉट आइडेंटिफाइड. पेसा का ऑब्जेक्टिव ये नहीं है ना, ये 5th 6th शेड्यूल में ऑलरेडी हो चुका है. पेसा तो 1996 में बहुत लेट आया है, बट 5th 6th शेड्यूल तो बहुत पहले से है कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. तो ये चीज़ आपको याद रखनी है. चलो, अभी क्या है, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल करके ये बॉडी जो है बार बार न्यूज़ में नहीं मतलब इसमें आ रही थी PYQs में. सो आई थॉट कि मैं आप लोगों को करवा देता हूँ. देखो, जो नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल है, दिस इज अपेक्स डिसीजन मेकिंग बॉडी, बट द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी इज स्टिल द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, है ना. उनके पास तो बिल्कुल ही डेमोक्रेटिक मैंडेट है. सो दे आर द हाईएस्ट, बट द NDC है, इट इज़ ऑल्सो हेल्पिंग इन डिसीजन मेकिंग. ठीक है. PM प्रिसाइड करते हैं. अच्छा, NDC वगैरह कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है. ठीक है. इन 1952 एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से बना था, और इसमें जैसे PM प्लस कैबिनेट के जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो चीफ मिनिस्टर्स हो गए अपने राज्यों के, UT के रिप्रेजेंटेटिव्स प्लस नीति आयोग के जो मेंबर्स हैं, दे आर ऑल्सो इन द NDC. ठीक है. तो अब NDC से रिलेटेड जो ये क्वेश्चन आया था कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल इज एन ऑर्गन ऑफ प्लानिंग कमीशन, तो ये नहीं होगा. द इकोनॉमिक एंड सोशल प्लानिंग कमीशन केप्ट इन कॉन्क्रीट लिस्ट, अभी हमने पढ़ा ही था इसके बारे में. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया प्रिस्क्राइब्स दैट पंचायत शुड बी असाइंड द टास्क टू प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर द इकोनॉमिक एंड सोशल जस्टिस. ये दिया ही हुआ है. अगर आप पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस का 243 से लेके 243O तक के प्रोविजंस पढ़ोगे तो आपको उसमें दिखेगा कि जो भी प्लानिंग है, प्रिपरेशन ऑफ लाइक प्लानिंग डॉक्यूमेंट, ये सब भी ग्राम सभा को पावर मिला हुआ है. ठीक है. चलो स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन आया, विच हु अमंग द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूट्स द नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल. हमने पढ़ा था द प्राइम मिनिस्टर, हाँ. द चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन, नहीं ये नहीं होगा. फाइनेंस कमीशन का वहाँ पे कोई नहीं लेन देना. मिनिस्टर ऑफ यूनियन कैबिनेट, चीफ मिनिस्टर, है ना. सो 1, 3 and 4 ऑप्शंस मैंने नहीं लिखे, बट यू नो द ड्रिल, राइट. चलो, 2016 में एक बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन आया, जैसे कि ये ग्राम न्यायालय हो गए, अपने बाकी के जो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और नॉर्मल जुडिशरी से अलग जो अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म्स हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस पिछले कुछ सालों में बढ़ते जा रहे हैं. सो ग्राम न्यायालय का मैंने एक बेसिक आपको यहाँ पे ओवरव्यू दिया है. इसमें क्या है कि जो ग्राम न्यायालय है, दे आर कंसिडर्ड एज ए जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. मतलब जो ग्राम न्यायालय में न्यायाधिकारी बैठेगा, दे हैव द सेम पावर एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास. ठीक है. अब इसके बिल्कुल डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना आप जान लो. अब इसको अपॉइंट कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है इन द कंसल्टेशन विथ अप्रोप्रिएट हाई कोर्ट, है ना. सिविल और क्रिमिनल बोथ केसेस कैन बी हर्ड इन द ग्राम न्यायालय. ठीक है. कुछ एक्सेप्शन है, जैसे पॉस हो गया या क्राइम अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन हो गया, दैट कैन नॉट बी हर्ड इन द ग्राम न्यायालय. ओके. बट और भी क्रिमिनल और सिविल केसेस हैं, दैट कैन बी हर्ड. ओके. सेटलमेंट, कोएलिशन, आर्बिट्रेशन, बहुत सारी चीज़ों के थ्रू आप इसमें डिस्प्यूट रेजोल्यूशन कर सकते हो. प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को प्रेसिडेंस दिया जाएगा बजाय कि अदर लीगल प्रोसेस जैसे कि अपने CRPC और ये IPC हैं, तो उनको प्रेसिडेंस ना दे के वी विल ऑलवेज ट्राई टू फॉलो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस की आपस में मिल बांट के ही चीज़ें हो जाएं, ताकि केसेस कोर्ट में जाने से बच जाए, है ना, कोर्ट का टाइम बचे. तो यही क्वेश्चन आया. एज पर द एक्ट ऑफ ग्राम न्यायालय इट कैन हियर ओनली सिविल केसेज एंड नॉट क्रिमिनल केसेस, तो ये गलत हो जाएगा. एक्ट अलाउज लोकल सोशल एक्टिविस्ट एज मीडिएटर्स एंड रिकन्सिलेटर. ठीक है. तो जो आपके लोकल में सोशल एक्टिविस्ट होंगे, जिनके
ऊपर दोनों पार्टी का विश्वास होगा वो एक बीच में बिचौलिया बन के झगड़ा सुलझा सकते हैं। तो ये इसका मेन पॉइंट था, ठीक है। चलो, सो आई होप आई हैव फिनिश्ड इलेक्शन पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, 73rd अमेंडमेंट एक्ट, 74th अमेंडमेंट एक्ट, ये चीज़ें ख़त्म हो गई, ठीक है। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे अपना इलेक्शन पढ़ेंगे, इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, चीफ इलेक्शन कमिश्नर के क्या रोल हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, इलेक्शन कमिश्नर्स के क्या रोल हैं, डिलिमिशन कमीशन के बारे में पढ़ेंगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट उसके बारे में पढ़ेंगे। इस तरह की चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं। लॉन्ग वीडियो बनाने का अब रहेगा, क्योंकि छोटी छोटी वीडियो बना के फिर ना एफर्ट ज़्यादा लगता है उसमें, कि उसका थंबनेल, उसमें राइटिंग करना, ये वो। लॉन्ग वीडियो रहेगी, एक साथ बैठ के देखो, फिनिश करो। चलो, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि लोकसभा में सीट्स का क्या है। जो यूपी है उनके पास सबसे ज़्यादा सीट्स है ऑफ कोर्स, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद वेस्ट बंगाल। जो एमपी में है उसमें हाईएस्ट रिजर्वेशन है शेड्यूल ट्राइब के लिए। अच्छा, एमपी में जो शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन है वो भी हाईएस्ट है, तो इसलिए सीट्स भी इसमें सबसे ज़्यादा है, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 342 में हमारे इलेक्शन कमीशन के बारे में जिक्र किया हुआ है, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? सुपरिंटेंडेंस, डायरेक्शन एंड कंट्रोल ऑफ इलेक्शन टू बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन, है ना। क्या बोला है? कंडक्ट ऑफ ऑल द इलेक्शन टू पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट एंड इलेक्शन ऑफ द ऑफिसेस ऑफ प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट हेल्ड अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन शैल बी वेस्टेड इन द कमीशन रिफर्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। तो जो अपने जनरल इलेक्शन होंगे यानी कि लोकसभा के, उसके बाद जो अपना वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, उसके बाद जो अपना स्टेट लेजिस्लेचर में होगा जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन होगा, दैट शैल बी वेस्टेड इन द इलेक्शन कमीशन। अच्छा, ये बताओ जो राज्यसभा के मेंबर्स चूज़ करके आते हैं वो कैसे इलेक्ट होके आते हैं, और जो लोकसभा में स्पीकर चूज़ होते हैं वो कैसे इलेक्ट होते हैं, और चलो राज्यसभा में जो चेयरमैन है वो तो वाइस प्रेसिडेंट हो ही गए। तो ये दो चीज़ें आप प्लीज़ कमेंट में एक बार बता दो मुझे, ठीक है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर की थोड़ी सी डिटेलिंग आपको करनी है, वो मैं करा दूंगा, ठीक है, करा ही देता हूँ। स्टार्ट करते हैं, शॉर्ट नोट्स में चलते हैं अपने, कहाँ गया, चलो ये है इलेक्शन कमीशन, आर्टिकल 324, ठीक है। नॉट कंसर्न विथ एनी लोकल इलेक्शन, लोकल इलेक्शन के लिए हमारा स्टेट इलेक्शन कमीशन, जो कि आर्टिकल 243 में 73rd अमेंडमेंट एक्ट से ऐड किया गया था, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा प्लस एक्स नंबर ऑफ इलेक्शन कमिश्नर हो सकते हैं, एंड दैट कैन बी डिसाइडेड बाय द प्रेसिडेंट। इसके अलावा कोई डिटेल इसमें नहीं दी गई है कि उनका क्वालिफिकेशन क्या होगा, टर्म क्या होगा, रिज़ाइन कैसे करेंगे, फर्दर ऑफिस होल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये ऐसा कोई भी चीज़ जो है कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है ना, इलेक्शन कमिश्नर या चीफ इलेक्शन कमिश्नर को लेके। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। एक चीज़ जो मेंशन है कि दे शैल बी रिमूव एज अ सेम प्रोसेस लाइक सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। तो फिर इलेक्शन, अब इसका सारा जो मतलब डिसाइड करना कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का क्वालिफिकेशन क्या होगा, इलेक्शन कमिश्नर कितने होंगे, सो ये सब पावर वेस्टेड थी पार्लियामेंट में। सो पार्लियामेंट ले आई इलेक्शन कमिश्नर एक्ट। उसमें क्या था कि जो अपॉइंटमेंट होंगे कमिश्नर्स वो 6 साल 65 ईयर की एज तक होंगे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे, उनका पावर और जो सैलरी होगी दोनों सेम होगी, एंड दैट विल बी इक्वल टू सुप्रीम कोर्ट जज, ठीक है। दे विल रिजाइन टू द प्रेसिडेंट, रिजाइन टू द प्रेसिडेंट इज नॉट मेंशन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अगर बोल दे कि एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिजाइन टू द प्रेसिडेंट, सही मत मार देना, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ दिया ही नहीं है, बस दिया है कि होना चाहिए और रिमूव ऐसे करना है, बाकी और कुछ नहीं दिया हुआ है कि उसको रिजाइन किसे करना है, उसका टर्म कितना होगा, ये वो कुछ नहीं है, ठीक है। ये एक्ट में बनाया गया, ठीक है। अदर इलेक्शन कमिश्नर रिमूव ऑन द चीफ इलेक्शन कमिश्नर, मतलब चीफ इलेक्शन कमीशन का जो रिकमेंडेशन आएगा चीफ इलेक्शन कमिश्नर का, उसके बेस पे बाकी के जो 2 इलेक्शन कमिश्नर है उनको आप रिमूव कर सकते हो, ठीक है। और जब ये 3 मेंबर की बॉडी डिसाइड करेगी, दे विल डिसाइड बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी, ठीक है। अब जब हमने अपने इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ा तो हम अपने स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में पढ़ लेते हैं। इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 243 में है, आर्टिकल 243 आई में है, नहीं आर्टिकल 243 आई में तो फाइनेंस कमीशन है। अच्छा, मुझे बताना आर्टिकल कौन सा है 243 एग्जैक्ट जिसमें स्टेट इलेक्शन कमीशन है, ठीक है।
SEC में प्रिपेयर सेपरेट इलेक्टोरल रोल, मैंने बताया था आपको। अपॉइंटेड बाय गवर्नर, अब वो वाले सुप्रीम कोर्ट जैसे थे तो ये वाले हाई कोर्ट जैसे होंगे, है ना। टेन्योर अपॉइंटमेंट एज पर बाय द स्टेट लेजिस्लेचर, रिमूवल एज पर हाई कोर्ट जज, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। चलो हम कहाँ थे, हाँ, तो मैंने CEC और EC की डिटेलिंग आपको करा दी। अब थोड़ा सा मैं ROPA 1951 के बारे में आपको बता देता हूँ, ठीक है। इलेक्शन डिस्प्यूट्स कैन बी फाइल्ड इन द हाई कोर्ट, कोई भी कैंडिडेट फाइल कर सकता है या कोई भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो वोटर है वो फाइल कर सकता है, ठीक है। विद इन 45 डेज ऑफ द रिजल्ट आपको फाइल करना है कोई भी डिस्प्यूट, अगर आपको लगता है कि इलेक्शन में करप्ट प्रैक्टिसेस हुई हैं या किसी ने चीटिंग की है, धोखाधड़ी की है, बूथ कैप्चरिंग हुई है, वट एवर रीज़न में भी 45 दिन के भीतर आपको, रिजल्ट आने के 45 दिन के भीतर आपको फाइल करना है, ठीक है। और इसका नेक्स्ट अपील लाई करेगा सुप्रीम कोर्ट में, तो पहले आप हाई कोर्ट में फाइल करोगे, उसके बाद अपील करोगे सुप्रीम कोर्ट में, ठीक। 1957 में जो CPI थी, है ना, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, दैट वाज द फर्स्ट पार्टी टू डिफीट कांग्रेस इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, है ना, क्योंकि उसके पहले कांग्रेस का ही बोला बाला था, तो होल कंट्री दे रूल्ड, ओके। पॉलिटिकल पार्टी को रिकग्निशन कौन देता है, ECI देता है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। अब देखो, स्टेट्स में पार्टी को रिकॉग्नाइज करने के अलग क्राइटेरियाज होते हैं, नेशनल पार्टी बनने के अलग क्राइटेरियाज होते हैं। स्टेट में क्या होता है कि आपको 6% वोट प्लस 2 असेंबली सीट मिले इन दैट स्टेट, या 6% वोट 1 लोकसभा की सीट मिल जाए, 3% और 3 सीट विच एवर इज मोर इन असेंबली, है ना, 3% या 3 सीट में से कोई मिल जाए, 1 लोकसभा सीट पर 25 लोकसभा सीट इन दैट स्टेट, 8% ऑफ टोटल वैलिड वोट, तो आपको इनमें से कोई भी एक है तो आपको स्टेट पार्टी बना दिया जाएगा, ठीक है। और अगर आप 4 से ज़्यादा स्टेट में स्टेट पार्टी हो तो आपको नेशनल पार्टी मान लिया जाएगा। करंटली हमारे पास 6 नेशनल पार्टी हैं, भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, CPIM मार्क्सिस्ट, बहुजन समाज पार्टी और आम आदमी पार्टी और नेशनल पीपल्स पार्टी, है ना। ये 6 पार्टी जो हैं दे आर रिकग्नाइज एज द नेशनल पार्टी। तो अगर आप नेशनल पार्टी बन गए तो आपका बेनिफिट क्या है, आपको एक्सक्लूसिव इलेक्शन सिंबल मिलेगा, जैसे आम आदमी पार्टी का आई थिंक झाड़ू है, बीजेपी का कमल है, इंडियन नेशनल कांग्रेस का पंजा है, तो इस तरह से बहुजन समाज पार्टी, ठीक है, चलो उसमें नहीं जाते हैं। तो इनको आपको एक्सक्लूसिव सिंबल मिलेगा, आपको फ्री ब्रॉडकास्ट टाइम मिलेगा स्टेट मीडिया पे, लैंड मिलेगी दिल्ली में आपको ऑफिस सेट करने के लिए, और कंसल्टेशन राइट्स मिलेगा ECI के साथ, ठीक है। चलो अब ये पॉलिटिकल पार्टी पे जो क्वेश्चन है वो धड़ाधड़ सॉल्व करते हैं, ठीक है। ए पॉलिटिकल पार्टी इज रिकग्नाइज्ड एज ए नेशनल पार्टी, तो इफ इट कैप्चर्स पावर एटलीस्ट इन 3 स्टेट, नहीं, इफ इट रिकग्नाइज एट ए पॉलिटिकल पार्टी इन 4 स्टेट, ठीक है। अगर ECI ने उसको पॉलिटिकल पार्टी रिकग्नाइज कर लिया है 4 स्टेट में तो उसको नेशनल पार्टी बोल सकते हो। इन इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज आर गिवन रिकग्निशन बाय, हमने पढ़ा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ठीक है। स्टेट इलेक्शन कमीशन के बारे में मैंने लिखा है आर्टिकल 243I, ठीक है। यार एक बार देख ही लेते ना, बार बार दिमाग में आ रहा है, आर्टिकल 243I फाइनेंस कमीशन है, ये मैंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है, ये हटा देंगे, ठीक है। सर्च करते हैं कि स्टेट इलेक्शन कमीशन किस में है। ऐसे ये आपको थोड़ा सा मतलब क्यूरियस होना चाहिए, अगर आपको दिमाग में लग रहा है कि कुछ गलत आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो यू शुड बी क्यूरियस एनफ टू सर्च थ्रू थिंग्स, ओके। तो 243 वाले में ही होगा, लेट्स गो, बियर विथ मी, जान के ही जाऊंगा मैं। नहीं दिख रहा यार, पॉज करते हैं, बिना जाने मैं कर ही नहीं पाऊँगा। देखो तुरंत ही मिल गया, ठीक है। तो ये है आपका 243K में दिया हुआ है ना, कि शैल नॉट बी रिमूव्ड समथिंग समथिंग दिस, सो इसको लिख लेते हैं 243K, ठीक है। तो इनका जो पावर हो, सॉरी, इनका जो सैलरी होगा, रिमूवल प्रोसेस होगा, दैट विल बी सिमिलर टू द हाई कोर्ट जज, और दे विल बी रिस्पॉन्सिबल टू कंडक्ट ऑल द लोकल इलेक्शंस, ठीक है।
चलो, क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग एक्टिविटीज इंडक्स बाय एन कैंडिडेट ड्यूरिंग द एन इलेक्शन कैंपेन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट्स एज ए करप्ट प्रैक्टिस। ठीक है, सो करप्ट प्रैक्टिस जो अपने ROPA 1951 में दिया गया है। अब देखो मैं इसी तरह पढ़ता हूँ। अब करप्ट प्रैक्टिसेस देखा मैंने, तो करप्ट प्रैक्टिसेस किस में दी हुई हैं, अपनी रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 में दिया हुआ है। ठीक है, सो नाउ अब रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के बारे में जो भी डिटेल्स हैं, जो भी एग्जाम रिलेटेड रिलेवेंट चीज़ें हैं, वो हम पढ़ेंगे, उसका लिस्ट बनाएंगे, उसका नोट्स बनाएंगे, बिकॉज दैट इज द बेयर मिनिमम वी हैव टू डू। ओके, तो ROPA 1951 में अपना इलेक्टोरल ऑफेंसेस के बारे में दिया हुआ है, ये टेबल अभी पढ़ाऊंगा मैं आपको। ये भी अब देखो ये चीज़ें दी हुई है कि एक कैंडिडेट मैक्स 2 कॉन्स्टिट्यूंसी से लड़ सकता है। ठीक है, और जो बाई इलेक्शंस होंगे, मतलब लेट से अगर 2 से लड़े आप, एक जगह जीत गए, दूसरी जगह भी जीत गए, तो एक खाली करना पड़ेगा आपको। तो बाकी जो बाई इलेक्शंस होंगे वो खाली वैकेंट सीट्स पे, उसका खर्चा जो है इलेक्शन कमीशन देगा, है ना। और आपको इलेक्शन लड़ने से पहले कुछ डिपॉजिट्स देने पड़ते हैं। अगर आप लोकसभा का लड़ रहे हो तो 25,000, ये विधानसभा मतलब अपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लड़ रहे हो तो आपको 10,000 देना पड़ेगा, और SC ST कैंडिडेट्स के लिए ये अमाउंट हाफ हो जाता है। तो ये थोड़ा सा मुझे प्रीलिम्स रिलेटेड चीज़ लगा, तो ये मैंने नोट करके यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, अब करप्ट प्रैक्टिस के बारे में देखते हैं क्या क्या दिया गया है अपने ROPO में। कि आप किसी को ब्राइबरी करो, वोटर्स को पैसा खिला के वोट लेना, है ना। अनड्यू इन्फ्लुएंस करो, किसी को थ्रेट करो, मारो पीटो, इस तरह की चीज़ नहीं करनी है। रिलीजन कास्ट अपील करना कि मतलब आप इस रिलीजन के हो, इस कास्ट के हो तो मुझे वोट दो, वगैरह वगैरह। ठीक है, ऑल्दो कितना स्पिरिट में फॉलो होता है वी ऑल नो, बट टेक्निकली लॉज तो यही है। ठीक है, यूज़ ऑफ नेशनल सिम्बल्स, मतलब आप तिरंगा ये वो यूज़ नहीं कर सकते किसी चीज़ में, मतलब पॉलिटिकल कैंपेन में। फॉल्स स्टेटमेंट मत देना। यूज़ ऑफ व्हीकल की मतलब व्हीकल से, हमारे गांव में ही जब इलेक्शंस होते हैं तो घर घर वो आते हैं बड़ी बड़ी गाड़ियाँ फॉर्च्यूनर की, अब चलो वोट देने। बाकी दिन रोड ख़राब रहेगी, कुछ नहीं होगा, बट इलेक्शन के टाइम बहुत एक्टिव हो जाते हैं लोग। ठीक है, स्पेंडिंग लिमिट, बूथ कैप्चरिंग, इस तरह की चीज़ें अगर आप वायलेट करोगे सो यू विल बी डिस्क्वालीफाइड। ठीक है, सो 1990 से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्या पूछ रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बूथ कैप्चरिंग इन एन इलेक्शन। देखो बूथ कैप्चरिंग आ ही गया। क्या बोल रहा है, इट हैज़ बिन डिफाइंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। नहीं, देखो ये सब चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डिफाइन नहीं करेगा। तो 1 अगर आपका कट गया तो ये गया, ये गया। अब देखते हैं क्या बोल रहा है, इट इंक्लूड्स द सीजर ऑफ टेकिंग पोजीशन। ठीक है, इट ऑल्सो कमिटेड बाई व्हेन एनी इलेक्टेड थ्रेटेंड एंड प्रिवेंटेड फ्रॉम गोइंग टू द पोलिंग बूथ। ठीक है, सो ये भी होगा 2, 3 एंड 4 विल बिकम ऑप्शन। ठीक है, तो ये अच्छे से आपको पढ़ लेना है कि इसमें ये दिया होगा अगर आपने किसी को थ्रेट किया कि नहीं नहीं पोलिंग पे आपको जाने नहीं देंगे, आपने उसका राइट टू वोट छीन लिया, ठीक है, तो वो भी आपको एज ए बूथ कैप्चर माना जाएगा। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1994 में क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर अमॉन्ग द इलेक्शंस ऑफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, नॉट इलेक्शन कमिश्नर। कंडक्ट ऑफ इलेक्शन फॉर द पोस्ट ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा एंड डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, नहीं, ये इलेक्शन कमीशन नहीं करता, ये आपस में ही कर लेते हैं ये इलेक्शन। ठीक है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन टू द कॉर्पोरेशन एंड म्यूनसिपालिटी, ये भी नहीं करता, ये स्टेट इलेक्शन कमीशन करती है। डिसाइडिंग ऑन ऑल द डाउट्स एंड डिस्प्यूट एराइजिंग आउट ऑफ इलेक्शंस, ये अपना सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का मैटर है। ठीक है, सो ये अपना नन ऑफ दीज हो जाएगा। ठीक है, चलो 1994 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया, इन इंडिया political parties which formed the government represent the majority of seats secured in the election to the House of People at the center and Legislative Assembly in the state, but not the majority of votes. तो उसके बाद रीजन इसका क्या दिया कि द इलेक्शन इज बेस्ड ऑन द मेजॉरिटी वोट्स डिसाइड ऑन द रिजल्ट ऑफ बेसिक ऑफ रिलेटिव मेजॉरिटी ऑफ वोट्स। यही उसकी बात कर रहा है कि जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। तो लेट्स से अगर ABC करके 3 कैंडिडेट हैं, एक को 45% वोट मिला, एक को 35% मिला, एक को 20% मिला, तो A विनर हो जाएगा। इवन दो इसके पास मेजॉरिटी नहीं है, मतलब 51% होता है तो उसको मेजॉरिटी मानते हैं, फिर भी ये जीत जाएगा, क्योंकि हमारे यहाँ रिलेटिव मेजॉरिटी देखते हैं कि आपका रिलेटिव किससे ज़्यादा है। ठीक, तो वो असर्शन ये हो जाएगा अपना ऑप्शन A। ऑल्दो इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है नहीं, बट अब आ गया था तो करवा दिया। ठीक है, चलो 1995 में नेक्स्ट क्वेश्चन आया। क्या बोल रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट इन रिस्पेक्ट टू कमेंसमेंट ऑफ द इलेक्शन प्रोसेस इन इंडिया। मतलब इलेक्शन प्रोसेस जब इंडिया में कमेंसमेंट होता है तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारी, मतलब कौन अनाउंस करता है, कौन कंडक्ट कराता है, इस तरह की चीज़ें। तो ये जो है देखो, जो इलेक्शन शेड्यूल है दैट इज़
प्रिपेयर्ड बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो नोटिफिकेशन फॉर लोकसभा इलेक्शंस जो आते हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया निकालते हैं, ठीक है। और नोटिफिकेशन फॉर स्टेट असेंबली इलेक्शन जो होता है वो गवर्नर ऑफ द रिस्पेक्टिव स्टेट। तो इसमें क्या होता होगा कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर या अपने जो प्राइम मिनिस्टर या गवर्नमेंट कह लो, दे एडवाइस प्रेसिडेंट एंड देन प्रेसिडेंट रिलीज नोटिफिकेशन कि भाई हाँ अब लोकसभा के इलेक्शन होंगे। देन जो अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया होता है वो प्रॉपर डिटेल शेड्यूल किस फेज़ में कितने जगह कहाँ पे कैसा होगा वो सारा डिटेल वो प्रिपेयर करते हैं, ठीक है। सो इसमें क्या हो जाएगा, द रिकमेंडेशन फॉर इलेक्शन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन फॉर द इलेक्शन इज इश्यूड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। रिकमेंडेशन इज मेड बाय इलेक्शन, नोटिफिकेशन इज इश्यूड बाय होम मिनिस्टर, फालतू बात है। द रिकमेंडेशन फॉर द इलेक्शन इज मेड बाय द इलेक्शन कमीशन एंड नोटिफिकेशन इज इश्यूड बाय द प्रेसिडेंट एंड गवर्नर। द रिकमेंडेशन, अच्छा उल्टा कर दिया इसने, ठीक है। अब देखो ए और सी में उल्टा कर दिया। रिकमेंडेशन इज मेड बाय द गवर्नमेंट एंड द नोटिफिकेशन फॉर इलेक्शन इज इश्यूड बाय द इलेक्शन कमीशन, ठीक है। इसमें उल्टा कर दिया कि नोटिफिकेशन इज इश्यूड बाय प्रेसिडेंट, इसमें कह रहा है बोथ नहीं होगा, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नहीं हो जाएगा। चलो 1997 का क्वेश्चन आया, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन इज नॉट नेसेसरी इन ए कंट्री वेयर। देखो ये क्वेश्चन मैंने गलत किया था। अब इसमें ये इसने दिया है कि जो पॉलिटिकल साइंस के थिंकर होते हैं वो क्या सोचते हैं कि अगर किसी देश में प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन जैसा कोई सिस्टम एग्जिस्ट करता है, दैट विल अल्टीमेटली लीड टू मल्टी पार्टी सिस्टम, कि हर एक समुदाय का, हर एक पर्टिकुलर कास्ट का, पर्टिकुलर रिलीजन का, पर्टिकुलर रीजन का एक रिप्रेजेंटेशन होगा, तो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज निकल के सामने आएंगी, ठीक है। सो ये इसने बोला कि अगर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है तो क्या नहीं हो सकता, तो टू पार्टी सिस्टम कभी नहीं हो सकता, क्योंकि इस पर आप बाइंड कर रहे हो कि नहीं भाई टू पार्टी होगी ए वर्सेस बी, जैसे कि अपना यूएस में है ना डेमोक्रेटिक वर्सेस दूसरे वाले कौन से हैं, देखो मैं भूल गया, ठीक है, वहाँ पे टू पार्टी सिस्टम है, ठीक। तो ये थोड़ा सा थ्योरेटिकल चीज़ था, बट एनीवे 2006 का नेक्स्ट क्वेश्चन आया। इसमें क्या बोल रहा है कि व्हेन विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग कमीशन वाज सेट अप इन परसुएंस डेफिनेट प्रोविजन अंडर द आर्टिकल, है ना। अंडर द आर्टिकल तो हमें पता ही है कि जो इलेक्शन कमीशन है अपना आर्टिकल 340, क्या यार कितनी चीज़ें भूल रहा हूँ मैं। इलेक्शन कमीशन कौन से आर्टिकल में था, आर्टिकल 342 ना 243 याद आ रहा, पैलेंड्रो में याद आ गया। एनीवे कहाँ पहुँचे थे, हाँ। सो इसने यही पूछा कि विच वन ऑफ द अमंग फॉलोइंग कमीशन वाज सेट अप इन परसुएंस ऑफ डेफिनेट प्रोविजंस अंडर द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो ये अपना इलेक्शन कमीशन था। अब यूजीसी आया, यूजीसी थोड़ा न्यूज़ में भी था, तो मैंने यूजीसी का जो थोड़ा स्टैटिक था वो मैंने ऐड कर दिया। स्टैचुरी बॉडी है, हेडक्वार्टर है इसका न्यू दिल्ली में। ये रिकग्नाइज़ करता है हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स को, उनके स्टैंडर्ड सेट करता है, एग्ज़ाम के पैटर्न हो गए, इवैल्यूएशन कैसे होगा, करिकुलम क्या होगा वगैरह वगैरह, ठीक है। और फंड को डिसबर्सल में भी इसका बहुत बड़ा रोल है, ठीक। चलो 2017 का क्वेश्चन आया, वही सेम आया, इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे। अभी हमने अपने प्रीलिम्स के शॉर्ट नोट्स में पढ़ा था, ठीक है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज़ अ 5 मेंबर बॉडी, बिल्कुल गलत। 1+2 है ना, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर, 2 नॉर्मल इलेक्शन कमिश्नर। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स डिसाइड द इलेक्शन शेड्यूल, बिल्कुल गलत है ना, अपना इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है। इलेक्शन कमीशन रिजॉल्व्स डिस्प्यूट रिलेटिंग टू स्प्लिट मर्जर्स एंड रिकग्निशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी, तो ये सही है, ठीक। तो इसी के बारे में बस एक और रिवीजन मार देते हैं, CEC + 2EC, और इनका जो सब कुछ होगा है ना वो ऐसे ही लिखना है आपको शॉर्ट नोट्स में कि दे आर इक्विवेलेंट टू सुप्रीम कोर्ट जज। अब आपके दिमाग में वो चीज़ सेट है कि सुप्रीम कोर्ट जज मैंने लिखा है तो उसका मतलब मुझे समझ है ना। और ऑल डिसीजन ऑफ इलेक्शंस, जैसे कि स्प्लिट हो गया, मर्जर हो गया, कौन सी पॉलिटिकल पार्टी मेजर है, कौन सी माइनर है, तो इस तरह की चीज़ें इलेक्शन कमीशन डिसाइड करता है, ठीक है। और बट जो कोर इलेक्शन से रिलेटेड जो डिस्प्यूट होंगे वो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन लिया जाएगा, ठीक है। चलो कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, क्या बोल रहे हैं, इन इंडिया देर इज नो लॉ रिस्ट्रिक्टिंग द कैंडिडेट्स फ्रॉम कंटेस्टिंग 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम 3 कॉन्स्टिट्यूंसी। अभी हमने पढ़ा था ROPO में कि 2 से ही आप मैक्स लड़ सकते हो, तो 1 गया, ठीक है। इन 1991 लोकसभा इलेक्शन श्री देवीलाल कंटेस्टेड फ्रॉम 3 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी। अब ये देवीलाल कौन है, 1991 में क्या हुआ था, अरे मुझे क्या पता भैया, ये सब फालतू के ऑप्शंस हैं जो आपको डिस्ट्रैक्ट करने के लिए लाए जाते हैं ताकि देखते ही आपकी हवा टाइट हो जाए। बट आप इसको छोड़ के आगे बढ़ो, जैसे अभी आप CSAT वाले क्वेश्चन कर रहे हो ना,
तो हमने उसमें एक प्रण लिया है कि जब तक चारों ऑप्शन नहीं देखेंगे हम आंसर की तरफ नहीं अग्रसर होंगे, ठीक है। सो इसमें भी आपको ऑप्शन सारे पढ़ने, खास करके पॉलिटी में 2 बार पढ़ो, तब आपको चमकेगा चीज़, ठीक है। इसमें क्या बोला, एज पर द एग्जिस्टिंग रूल द कैंडिडेट कॉन्टेस्ट इन 1 लोकसभा इलेक्शन फ्रॉम मेनी कॉन्स्टिट्यूएंसी, है ना, मेनी बोल दिया, हिज हर पार्टी शुड बियर द कॉस्ट बाई इलेक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूएंसीज वैकेटेड बाई दिस। अभी हमने ऊपर पढ़ा था कि जब बाई इलेक्शन होंगे तो जो ECI होगा, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, दैट विल बियर द कॉस्ट ऑफ बाई इलेक्शन, ठीक है। तो ये बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो ये तो ऑल दो मेंस का पॉइंट हो जाएगा। अभी अगर आप पढ़ोगे द हिंदू में बहुत सारे आर्टिकल आए थे कि अगर आप 1 नेशन 1 इलेक्शन कर रहे हो तो 1 कैंडिडेट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी भी करो, क्योंकि उससे बहुत ज़्यादा मतलब डेमोक्रेटिक मैंडेट ख़राब होता है कि किसी कैंडिडेट को हमने एक जगह से चुना, वो दूसरी जगह से भी जीत गया, अब पहली जगह उसने खाली कर दी, अब फिर दोबारा चुनूँ तो टाइम वेस्ट होता है। अब कोई इलेक्शन के टाइम पे आया है, फिर वो कहीं चला गया, फिर दोबारा पैसा वेस्ट होता है, दोबारा फिर कैंपिंग, मतलब सो मच वेस्ट ऑफ मनी। सो अगर आप 1 नेशन 1 इलेक्शन प्रपोज कर रहे हो टू सेव द मनी, है ना, सो वाई नॉट 1 कॉन्स्टिट्यूएंसी 1 कैंडिडेट एज वेल। सो हिंदू में ऐसे बहुत सारी न्यूज़ आई थी, बट ठीक है वो मीन्स का पार्ट है, वी कैन डिस्कस दैट लेटर। चलो, तो ये याद रखना कि देयर विल बी ऑप्शन टू डिस्ट्रैक्ट यू, बट टिके रहना है ना, सख्त रहना है। अब डिस्क्वालिफिकेशंस देख लेते हैं, क्योंकि ROPA में अभी जब पिछली बार राहुल गांधी जी के ऊपर कुछ केसेस वगैरह हुए थे तो उसमें ROPA बहुत न्यूज़ में आ गया था कि इसमें डिस्क्वालिफिकेशंस किस किस कंडीशंस पे हो सकती हैं, तो वो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपने कोई कन्विक्शन कर दिया, जैसे कि प्रमोशन ऑफ एनिमिटी, ब्राइबरी, रेप, डाउरी, इस तरह से, तो आपको 6 साल के लिए बार कर दिया जाएगा किसी भी तरह का इलेक्शन लड़ने के लिए। और डाउरी, फूड, ड्रग एडल्ट्रेशन में हो, अगर ग्रेटर देन 6 मंथ की इम्प्रिजमेंट हो गई तो आप 6 साल के बाद, मतलब जेल से जब निकलोगे उसके बाद 6 साल तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ग्रेटर देन 2 ईयर हो गई तो भी आप 6 साल या उसके बाद इलेक्शन नहीं लड़ सकते। सो इस तरह से, जैसे गिल्टी पाया गया आप करप्ट प्रैक्टिसेस में तो भी 6 साल का है। अगर आप गवर्नमेंट से मतलब करप्शन या सर्विस में डिसलॉयल्टी के लिए हो गए तो उससे भी आपको, जब तक डिस्क्वालीफाई रहोगे उस पीरियड तक आप इलेक्शन नहीं लड़ सकते, ठीक है। सो फेलियर टू लॉज इलेक्शन एक्सपेंसेस विद इन द प्रिस्क्राइब लिमिट, अगर आपने इलेक्शन एक्सपेंसेस लॉज नहीं किए विद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तो भी आपको 3 ईयर्स के लिए बैन किया जा सकता है। सो ये डिस्क्वालिफिकेशंस के कुछ नॉर्म्स थे जो मैंने आपको बता दिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 1999 में आया, क्या बोल रहा है, कंसिडर द फॉलोइंग रिगार्डिंग अमेंडमेंट इन द ROPA 1996, एनी कन्विक्शन फॉर द ऑफेंस इंसल्टिंग द इंडियन नेशनल फ्लैग और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया shall entail disqualification for contesting election in the parliament and its state legislature from 6 years from the date of conviction। अभी हमने ऊपर पढ़ा, सही है। There is an increase in the security deposit which a candidate has to make to contest the election to the Lok Sabha, पता नहीं। A candidate cannot now stand for election more than 1 parliament, देखो ये गलत है, 2 में तो अभी भी पता है कि हो सकता है, तो 3 गलत हो जाएगा और आपका ऑप्शन बी आ जाएगा, ठीक है। तो 1 to 4 है। अब ये जो सही वाले ऑप्शन है याद कर लेना कि नो इलेक्शन विल बी नाउ काउंटरमेंडेड, अगर किसी की डेथ हो गई तो इलेक्शन को काउंटरमेंड नहीं किया जाएगा, तो ये चीज़ है। चलो सिंपल प्रोविजंस हैं। फिर ROPA से लेके नेक्स्ट क्वेश्चन आया, द ROPA 1951 प्रोवाइड्स फॉर द रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज, ठीक है, सही लग रहा है। रजिस्ट्रेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज कैरीड आउट बाई इलेक्शन कमीशन, बिल्कुल सही। नेशनल लेवल पॉलिटिकल पार्टी इज वन विच इज रिकॉग्नाइज्ड इन 4 और मोर स्टेट, ये भी सही लग रहा है। ड्यूरिंग 1919 जनरल इलेक्शन देयर वर 6 नेशनल 48 स्टेट लेवल रिकॉग्नाइज बाय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। आज भी देखो 6 नेशनल पार्टीज हैं, अभी हमने ऊपर लिस्ट पढ़ी थी। सो अपना 1, 2, 3 एंड 4 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। चलो कितना पेज बचा है, 2 पेज और बचा है, खत्म हो जाएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी टिल द एंड। आई होप यू आर लर्निंग अ लॉट फ्रॉम दीज सेशंस, especially I'm learning a lot, so that's my expectation। चलो consider the following statement, क्या बोल रहा है, according to Constitution of India a person who is eligible to vote can be made minister। देखो eligible to vote तो आप 18 साल पे हो जाओगे, क्या बात 18 साल पे मिनिस्टर बनाया जा सकता है, नहीं, तो ये गलत हो गया, ठीक है। according to ROPA 1951 person convicted in criminal offense and sentenced imprisonment for 5 years इज परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड। देखो परमानेंटली डिस्क्वालीफाइड तो कहीं भी नहीं दिया गया है, 6 ईयर तक का मैक्स प्रोविजन था, वो भी 2 साल से ज़्यादा के उस पर। तो ये परमानेंट डिस्क्वालीफिकेशन
इवन आफ्टर हिज रिलीज नहीं है, तो 6 ईयर तक का ही मैक्सिमम प्रोविजन है। सो नाइदर 1 नाइदर 2। ठीक है, 2020 में आया था क्वेश्चन, बहुत रीसेंट है, देखो ये। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर एंजॉय इक्वल पावर बट अनइक्वल सैलरी। नहीं, मैंने बताया था सबकी सैलरी होगी सुप्रीम कोर्ट के जज जितनी, तो 1 गया 1 गया। द चीफ इलेक्शन कमिश्नर इज इंटाइटल्ड टू सेम सैलरी एज प्रोवाइडेड टू द जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2 होगा, 2 तो दिया हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर शैल नॉट बी रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस एक्सेप्ट इन लाइक मैनर्स ऑफ द ग्राउंड्स ऑफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, सो 2 and 3 विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ठीक, अब देखो जैसे आपने एक बार बेसिक्स पढ़ लिया ना मेरे साथ, तो क्वेश्चंस कैसे धड़ाधड़ हो रहे हैं, मतलब मैंने बेसिक्स आपको एक बार उठा के पढ़ा दिया, उसके बाद आपको बस क्वेश्चन सॉल्व करने, सीधा हो जाएगा, है ना, बिल्कुल लोड नहीं लेना। अब मैं कह रहा हूँ कि अब आप जाके जितने भी टेस्ट हों, जितने भी मॉक्स हों, आप उसमें गलत करके दिखाओ ना मुझे, पंचायती राज इंस्टीट्यूशन और इलेक्शन कमीशन के क्वेश्चंस, फिर बताना कि नहीं हो रहा है। बस आप कोशिश करो गलत करने की, क्योंकि मैंने ऐसे पढ़ाया है ना, रिलेट करके, कोरिलेट करके, बार बार हैमर करके आपके दिमाग में, क्योंकि आपको बिल्कुल छप जाएगा। ठीक है, चलो कंसिडर द फॉलोइंग टास्क। क्या बोल रहा है कि इलेक्शन कमीशन का रोल क्या क्या है। तो इलेक्शन कमीशन का रोल जो है वो एडवाइस करना प्रेसिडेंट को कि अगर प्रेसिडेंट रूल कहीं लगा हुआ है तो वहाँ पे इलेक्शन लिया जा सकता है, नहीं लिया जा सकता। तो ये सब इमरजेंसी का प्रोविज़न आ गया, 352, 54, 56 वाले। ठीक है, अगर कोई डिस्प्यूट है सिंबल को लेके, पॉलिटिकल स्टेटस को लेके, वो रिजॉल्व करेगी। इलेक्टोरल रोल प्रिपेयर करेगी। तो अब इसमें दिया हुआ है क्या कि सुपरिंटेंडेंस डायरेक्शन एंड कंडक्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन, 1 लग रहा है। ठीक है, ये कट गया। प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स फॉर ऑल द इलेक्शन ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर एंड ऑफिस ऑफ प्रेसिडेंट एंड द वाइस प्रेसिडेंट, इसको थोड़ा सा सही करने दो, तो 2 भी लग रहा है। ठीक है, गिविंग रिकग्निशन टू पॉलिटिकल पार्टीज, एलोकेटिंग इलेक्शन सिंबल्स, पॉलिटिकल पार्टी एंड द इंडिविजुअल कंटेस्टिंग इलेक्शन। ठीक है, ये भी 3 भी सही लग रहा है। सो 1 2 3 ये हो गया आपका ऑप्शन ए। ठीक है, प्रोक्लेमेशन ऑफ फाइनल वर्डिक्ट इन केस ऑफ इलेक्शन डिस्प्यूट, ये अपना हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट की बात हो गई। इट इज़ नॉट बिकॉज ऑफ, मतलब इट इज़ नॉट पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन। ठीक है, अब डिलिमिटेशन कमीशन या डिलिमिटेशन का जो प्रोसेस है उसके बारे में भी एक सिंपल सा हम पढ़ेंगे, है ना। क्या है कि 1 मैन 1 वोट, ये हम फॉलो करते हैं। रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम है हमारा, कि जब आप डिलिमिटेशन करोगे यू विल मेक श्योर कि जितने लोग को आप रिप्रेजेंट कर रहे हो उनका जो, मतलब जो रिप्रेजेंटेशन है उस एरिया का, वो पॉपुलेशन के प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। ठीक है, स्टैचुरी बॉडी है डिलिमिटेशन कमीशन, इज नॉट मेंशन इन कॉन्स्टिट्यूशन। प्रेसिडेंट जब जब उनका मन करता है दे कॉन्स्टिट्यूट, है ना। ऑर्डर्स कैन नॉट बी चैलेंज्ड, कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं हो सकती, आप इसको चैलेंज नहीं कर सकते। डिलिमिटेशन कमीशन ने अगर बना दिया कोई कॉन्स्टिट्यूंसी कि भाई यहाँ से यहाँ तक का ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, स्टेट लेजिस्लेचर हो, पार्लियामेंट हो, कोई कुछ नहीं कर सकता उस पर। इट इज़ डन डस्टेड, ना कोर्ट में जा सकते हो, कुछ भी नहीं। ठीक है, ठीक है, अभी तक हमारे पास 4 कमीशंस बन चुके हैं, है ना, सो फार। पार्लियामेंट, ये मैंने बता दिया आपको। पार्लियामेंट टू डिसाइड, मतलब बाकी के जो रूल्स रेगुलेशंस हैं कि किसका कॉम्पोजिशन होगा, कितने लोग होंगे, किस तरह का मैनर होगा, क्वालिफिकेशंस वगैरह क्या होगी, सब पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिया गया था। ठीक है, और ये इलेक्शन कमीशन के साथ कोलैबोरेशन में डिलिमिटेशन करते हैं। ठीक है, तो अभी के लिए जो अपना स्टेटस है वो क्या है कि जो 1971 का सेंसस हुआ था उसके बेस पे हमने सीट्स एलोकेट की है हर स्टेट को, कि जैसे यूपी में ज़्यादा पॉपुलेशन है, किस बेस पे 1971 की पॉपुलेशन देखी जाएगी। ठीक है, और 2001 के सेंसस पे हमने डिलिमिटेशन किया है, क्योंकि क्या होगा कि लेट से गांव से लोग शहर में माइग्रेट करेंगे तो एक जगह ज़्यादा लोग हो गए, तो उनको पॉपुलेशन को रिप्रेजेंटेटिव बनाने के लिए मे बी उसको 2 पार्ट में तोड़ना पड़े, है ना, कि उनको 2 रिप्रेजेंटेटिव दे दिया इस तरह से। ठीक है, टेक्निकली आफ्टर एवरी सेंसस होना चाहिए, बट अभी तक हमारे पास 4 ही है। तो ये 2024 में क्वेश्चन आ गया था कि हाउ मेनी डिलिमिटेशन कमीशन अभी तक हमने बनाया है। सो अभी तक हमने 4 बनाया है। ठीक है, चलो 2012 का क्वेश्चन आया, विद रेफरेंस टू डिलिमिटेशन कमीशन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द ऑर्डर्स ऑफ डिलिमिटेशन कमीशन कैन नॉट बी चैलेंज्ड इन कोर्ट ऑफ लॉ। बिल्कुल सही है। When the orders of delimitation commission are laid before लोक सभा और राज्यसभा, they can not affect or modification, बिल्कुल सही है। ठीक है, so it is kind of कि मेरा वचन ही है शासन टाइप वाली चीज़ की, डिलिमिटेशन कमीशन ने बोल दिया करने का मतलब करने का। ठीक है, अब कंपोजिशन में इसमें क्या होता है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज, अपना चीफ इलेक्शन कमिश्नर, और जिस स्टेट में डिलिमिटेशन हो रहा है उसके जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर होंगे वो होंगे। ऑल्दो इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं, जैसे जम्मू कश्मीर और बाकी के कुछ नॉर्थ ईस्ट के राज्य में
बट उतनी डिटेल में नहीं जानना आपको, ठीक है। बेसिक बेसिक जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन से आसपास की चीज़ें हैं वही चीज़ें जाननी होती हैं, ठीक है। तो मेजर पोर्शन हमने ख़त्म कर दिया अपना पॉलिटी का। आज हमने पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस, इलेक्शन कमीशन, ये सब फिनिश किया है, ठीक है। अब जैसे 60 पेज का हो गया है, 40 से 50 पेज और आएगा, 100 पेज में आपके पूरे PYQs ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। कल परसों 2 दिन में हम पूरा पॉलिटी का PYQ फिनिश कर देंगे, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगा डाउनलोड करके। इसमें अगर आपको कुछ अपना ऐड ऑन करना हो, कुछ चीज़ें ऐड करनी है वो करना। और अगर अभी आज तक आप आ गए हो तो मेक श्योर टू, कहाँ गया यार सब्सक्राइब वाला, हट गया, नहीं ये रहा, है ना। तो सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना किसी को ज़रूरत हो। अगर अच्छा लग रहा है मेरी बातें और मेरा पढ़ाने का तरीका, इफ़ यू वांट टू लाइक अप्रेज माई एफर्ट, मेक श्योर टू डू दैट एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। CSAT की भी 1-2 वीडियोज़ अपलोड करूँगा मैं, थोड़ा टाइम का पॉसिटी चल रहा है, बट ठीक है यार, पढ़ाई करते रहो और लेट्स क्रैक दिस प्रीलिम्स एंड दिस मेंस एंड दिस एग्ज़ाम एंड गेट आउट ऑफ दिस साइकिल। दैट्स व्हाट आई वांट फॉर एवरीवन वाचिंग, ओके। चलो बाय।